दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या, वितरण और घनत्व में क्या अंतर है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि राजस्थान में कितनी जनसंख्या रहती है तो ये क्या है, जनसंख्या वितरण। अगर मैं कह दूं कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा घनत्व। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण के बारे में और विश्व के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। जैसे पहला फैक्ट देखिए कि विश्व की जनसंख्या का 80% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और जो 20% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या रहती है, 80%। विश्व की 80% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि 20% जनसंख्या है वो कौन से, दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधा फैक्ट याद रखना है कि विश्व की जनसंख्या का 80% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में और 20% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में। और आप सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल भाग की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जलीय भाग की अधिकता है और स्थलीय भाग कम है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक और फैक्ट आता है, दूसरा फैक्ट कि विश्व की जनसंख्या का 80% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध के 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी भूमध्य रेखा, और ये कह रहा है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कितनी % जनसंख्या विश्व की निवास करती है, तो 80% जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो 80% जनसंख्या। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट याद रखना है। और अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कि 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो 2013 के अनुसार तो 2013 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है वो 714 करोड़ है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो सबसे जनसंख्या अधिक कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में, और कितनी है, 430 करोड़। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें प्रतिशत में तो 60% लगभग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो कम कौन से महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जिसे ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं, ओसेनिया। ठीक है दोस्तों, इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 3.8 करोड़। ठीक है दोस्तों, अगर प्रतिशत की बात करें तो 0.53%। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। और ये भी दिया गया है कि 2025 तक जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2025 तक जनसंख्या है वो 903 करोड़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि महाद्वीपों की, हमने बात कर ली कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप कह सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो या सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। तो हम दोनों ही बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप और सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। तो इधर हम बात करेंगे महाद्वीपों की, इधर हम बात करेंगे देशों की। तो महाद्वीप और देश। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए महाद्वीप की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। तो यहाँ पे एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में साउथ अमेरिका, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्रम याद रखना है। और अंटार्कटिका महाद्वीप है वो निर्जन प्राय है, वहाँ कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसी प्रकार अगर हम देश की बात करें तो पहला देश है जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा देश चाइना, उसके बाद में भारत हमारा इंडिया, उसके बाद में USA, उसके बाद में इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा पांचवा है वो ब्राज़ील, छठा है वो हमारा पाकिस्तान, सातवां है वो रशिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है
वो जनसंख्या की दृष्टि से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि में महाद्वीप देखे हमने, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो सॉरी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया लास्ट में है। और अगर हम देशों की बात करें तो चाइना, उसके बाद में भारत, उसके बाद में यूएसए, इसके बाद में इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर रशिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो विश्व के जनसंख्या वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। पहला, जहाँ सघन जनसंख्या रहती है, जहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है, और दूसरा जहाँ पे सामान्य जनसंख्या निवास करती है, सामान्य जनसंख्या निवास करती है, और जो तीसरा है वो विरल जनसंख्या, और चौथा है हमारा वो अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है। जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, दूसरा सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र, तीसरा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, चौथा अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक वाले कारक किसको? जनसंख्या को। तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला कौन सा है? तो वो विश्वव्यापी कारक, दूसरा है वो हमारा हो जाता है प्रादेशिक कारक, तीसरा है हमारा वो सांस्कृतिक कारक, और जो हमारा चौथा है वो है सामाजिक कारक, सामयिक कारक, सामयिक कारक। ठीक है दोस्तों, सामयिक कारक। तो इस प्रकार है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है विश्वव्यापी कारक, दूसरा है प्रादेशिक, और तीसरा है सांस्कृतिक कारक, चौथा है सामयिक कारक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विश्वव्यापी कारक में कौन आते हैं? तो जैसे किसी क्षेत्र की अवस्थिति, वो क्षेत्र कहाँ है, यानी किसी क्षेत्र की अवस्थिति, उसकी बात करते हैं। उसके बाद में उस क्षेत्र की है जलवायु के बारे में बात करते हैं, जलवायु। और इसी प्रकार उस क्षेत्र की जो धरातलीय स्वरूप कहता है, वहाँ पे मैदान है, पर्वतीय है, या वो पठारी है, तो धरातलीय स्वरूप की बात करते हैं। और चौथा है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कोई क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचा है तो आप दोस्तों जानते हैं कि 165 मीटर आप ऊंचा जाते हैं तो तापमान में गिरावट आ जाती है। तो सामान्य जो समुद्र तल से ऊंचाई पर अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी, अगर ऊंचाई की बात करें तो कम निवास करेगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक कारक में देखिए भूमि की बनावट, जैसे कोई भूमि है उसकी बनावट कैसी है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे मिट्टी कैसी है, मृदा या मिट्टी, यानी कोई उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, जहाँ की अनुपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम निवास करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें वनस्पति और खनिज संसाधन, अगर खनिज संसाधन ज़्यादा है वहाँ पे तो ज़्यादा निवास करेगी जनसंख्या, खनिज संसाधन। इसके अलावा अगर बात करें तो भूमि की बनावट हो गया, मिट्टी हो गई, और हमारा जल की आपूर्ति, जहाँ पे जल ज़्यादा, यानी जहाँ की जल की आपूर्ति होगी तो वहीं जनसंख्या निवास करती है। आप देखते हैं कि जो विश्व की प्राचीन जो सभ्यताएं पनपी थी वो नदियों के किनारे, तो इसका मतलब जल की आपूर्ति। अब दोस्तों बात करते हैं सांस्कृतिक कारक, जिसमें हम बात करेंगे सांस्कृतिक कारक में अगर बात करें तो उसमें बात करेंगे जैसे आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उस क्षेत्र का आर्थिक ढांचा कैसा है, उसकी बात करते हैं, वो जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके अलावा बात करें हम, इसके अलावा परिवहन, उसका परिवहन कैसा है, औद्योगिक विकास कैसा है, वहाँ पे व्यापार कैसा है, इसको हम देखते हैं किसके अंदर, आर्थिक जो सांस्कृतिक कारक के अंदर हम देखते हैं। वहाँ पे जो राजनीतिक शांति है या नहीं है, तो राजनीतिक जो हम देखते हैं पक्ष देखते हैं, अगर जहाँ पे राजनीतिक पक्ष होता है वहाँ पे क्या होता है,
शांति होता है, अगर राजनीतिक अशांति है तो वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है दोस्तों। ऐसे सामयिक सामयिक कारकों में बात करें तो सामयिक सामयिक कारकों में वातावरण का अनुकूलन, वातावरण का अनुकूलन, इसके अलावा देखें तो वहाँ की जनसंख्या का धर्म कैसा है, इसके अलावा सामाजिक मान्यताएं क्या है, उस क्षेत्र की मान्यताएं और सामाजिक ढांचा क्या है। तो ये क्षेत्र है सामाजिक ढांचा या सामाजिक संगठन, ये कैसा है, तो ये आते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व के महाजन समूहों के बारे में। महाजन समूह क्या होता है, तो दोस्तों विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है उसको क्या कहा जाता है, महाजन समूह है। क्या कहा जाता है, महाजन समूह है, उसको क्या बोलते हैं, महाजन समूह है। ठीक है दोस्तों। तो विश्व में कितने महाजन समूह है, तो 4 महाजन समूह है। कितने, 4। ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन से, तो पहला है एशिया, एशियाई जन समूह कह सकते हैं या महाजन समूह कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा यूरोप जन समूह। ठीक है दोस्तों। तीसरा है हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जिसे बोलते हैं हम अमेरिका महाजन समूह कह सकते हैं। और चौथा है हमारा उत्तरी अमेरिका कर लो दोस्तों। और चौथा है वो है हमारा अफ्रीका। तो दोस्तों आपको ये क्रम याद रखना है क्योंकि क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महाजन समूह कौन सा है, तो एशिया है। दूसरा कौन सा है, तो यूरोप। तीसरा कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा है, तो अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक एक महाजन समूह के बारे में। दोस्तों मेरा मानना है कि यहाँ से 1% जरूर आएगा, तो आप दोस्तों इनको ध्यान से पढ़े। ठीक है दोस्तों। पहले की बात करते हैं। पहला हमारा समूह है, महाजन समूह है या जन समूह है, वो कौन सा है, एशियाई। एशियाई। तो एशियाई जनसमूह के विस्तार की बात करें तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये जो इसका विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है दोस्तों। यानी ये लगभग हमारा हो गया 20 डिग्री, और ये हमारा कौन सा हो गया 40 डिग्री, ये 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो इस क्षेत्र के मध्य यानी एशिया है वो इस क्षेत्र में आता है, तो इस क्षेत्र में मध्य जो जनसमूह है उसका नाम है एशियाई जनसमूह है। और एशिया जनसमूह के विस्तार की बात करें तो सॉरी यहाँ पे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो जनसमूह रहता है उसको एशियाई जनसमूह नाम दिया गया है। और इस जनसमूह की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो एशियाई जनसमूह को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में, अध्ययन की दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। तो पहला कौन सा है, तो वो पूर्वी एशिया। दूसरा कौन सा है, तो दक्षिणी एशिया। तीसरा कौन सा है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया। अगर हम बात करें तो पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो चीन हो गया, जापान हो गया और कोरिया देश प्रमुख रूप से पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो चाइना, इसके अलावा जापान और कोरिया। ठीक है दोस्तों। ये 3 प्रमुख रूप से देश आते हैं। अगर दक्षिणी एशिया की बात करें तो हमारा भारत हो गया, ठीक है दोस्तों, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये देश आते हैं कौन से, दक्षिणी एशिया में। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी एशिया में। और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देश आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश में। तो ये था हमारा एशियाई महाजन समूह है। ठीक है दोस्तों। इसका विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और दोस्तों यहाँ एशिया महाद्वीप में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो यहाँ की एक जो मुख्य समस्या है इस महाजन समूह की, वो है तीव्र मुख्य समस्या
यानी अगर हम बात करें एशियाई महाजन समूह की मुख्य समस्या की, तो दोस्तों याद रखना है वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, वो इसकी क्या है मुख्य समस्या है। किस जनसंख्या यानी महाजन समूह की, तो एशियाई महाजन समूह की मुख्य समस्या क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात होगी हमारी एशियाई महाजन समूह की। अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है हमारा यूरोप। ठीक है दोस्तों, यूरोप महाजन समूह, तो दोस्तों इसमें क्या है कि इस महाजन में क्या है, महाजन समूह में जो यूरोप महाद्वीप की लगभग 75% जनसंख्या है वो इस महाजन समूह में निवास करती है। 75% जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे इस महाजन समूह में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इसके अलावा आयरलैंड हो गया। ऐसे देश हैं वो किस यूरोपीय महाजन समूह के अंतर्गत आते हैं। और अब हम बात करें इसके विस्तार की, तो विस्तार देखिए दोस्तों, विस्तार है वो इसका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और यहाँ पे हो गया हमारा 40 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, ऐसे मान लीजिए आप। तो ठीक है दोस्तों, तो 60 डिग्री और ये हमारा 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस क्षेत्र में क्या है कि यूरोप महाजन समूह स्थित है, और ये इसका विस्तार हम कह सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप महाजन समूह है वो सर्वाधिक सघनता किस अक्षांशों के मध्य मिलती है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, अक्षांश के मध्य है वो यूरोप क्या है, यूरोप महाजन समूह की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, यानी जनसंख्या की सर्वाधिक सघनता। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसकी बात करें तो इस यूरोपीय महाजन समूह की 70% जनसंख्या है वो नगरीय है, यानी नगरों में निवास करती है, नगरों में निवास करती है। किस महाजन समूह की? तो यूरोप की। ठीक है दोस्तों, और इस जनसंख्या जो यूरोप महाजन समूह है इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि। ये दोस्तों आपको याद रखना है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि। और एशिया महाजन समूह की जो समस्या थी वो क्या थी? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। और यहाँ पे यूरोप महाजन समूह है उसकी विशेषता है कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा, यानी इसका विस्तार देखें तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक सघन है वो 45 डिग्री से लेके 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। 70% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। किस महाजन समूह की? तो यूरोप महाजन समूह की। तो ये दोस्तों बात हो गई हमारे यूरोप महाजन समूह की। अब हम बात करेंगे तीसरा हम आता है हमारा उत्तरी अमेरिका महाजन समूह, या जन समूह आप कह सकते हो, महाजन समूह। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे नवीनतम और विकसित महाजन समूह कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका उसका उत्तर आएगा। सबसे नवीन व विकसित महाजन समूह, ये इसकी विशेषता है, विकसित महाजन समूह या जन समूह। ठीक है दोस्तों, सबसे नवीन और विकसित कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका। तो इसका विस्तार देखिए, विस्तार है तो वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में इसका निवास है, यानी जो क्या है विस्तार है। ठीक है दोस्तों, जैसे कनाडा का उत्तरी जो पूर्वी हिस्सा हो गया, इसके अलावा यूएसए का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इसके अलावा जो आपका जमैका जो हैती आता है, क्यूबा आता है, डोमिनिक जो देश है कैरेबियन कंट्री, वो इस जनसमूह में अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे नवीन व विकसित जो महाजन समूह है वो उत्तरी अमेरिका है, इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें तो इसमें क्या है कि महाद्वीप में यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नक्शा है वो बना लेता हूँ, नॉर्मल सा दोस्तों, जैसा बनता है वैसा बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका उत्तरी जो अमेरिका है उसका क्या है नक्शा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता है कनाडा है,
यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे यूएसए है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये देश है, यहाँ पे मैक्सिको आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इधर और देश आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो है वो पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ से, कौन सी, तो 100 डिग्री, ऐसे 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। इसके उत्तर में, ठीक है दोस्तों, इसके उत्तरी हिस्से में, यानी सॉरी इसके पूर्वी हिस्से में, ये इसका क्या हो गया, पूर्वी हिस्सा, पूर्वी हिस्से में जनसंख्या है वो निवास करती है 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। उत्तरी अक्षांशों के मध्य क्या है, किस महाद्वीप में है, जो महाजन समूह है इसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है, कौन से क्षेत्र में, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में, ये कौन सा हो गया, पूर्व। और यहाँ पे अक्षांश कौन से हो गए, 30 डिग्री, और ये हमारा हो गया ऐसे करके 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस क्षेत्र के मध्य क्या है, इस उत्तरी अमेरिका महाजन समूह में अधिक जनसंख्या निवास करती है। और इस जनसंख्या जो इस महाजन समूह है इसके लगभग 90% जनसंख्या है वो क्या है, यूरोप से आई है दोस्तों। ये नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% जनसंख्या जो यहाँ पे निवास करती है वो यूरोप से आई थी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका महाजन समूह है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लास्ट 4 नंबर की, अफ्रीका महाजन समूह। अफ्रीका महाजन समूह की बात करते हैं। अफ्रीका महाजन समूह की बात करें तो विस्तार देखते हैं। विस्तार है तो ये लगभग नदी घाटी क्षेत्रों में इसका विस्तार है, जैसे नील नदी घाटी हो गई, नील नदी घाटी। इसके अलावा नाइजर है, कांगो नदी है, उसकी घाटियाँ हो गई, नाइजर नदी हो गई, कांगो नदी घाटी हो गई, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा देखिए गिनी का तट है, उस क्षेत्र में रहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी और पूर्वी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे इस क्षेत्र का क्या है, अफ्रीका महाजन समूह का क्या है, विस्तार है, ठीक है दोस्तों। और इसमें अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र कौन से हैं अफ्रीका महाजन समूह के, तो पहला देश आता है नाइजीरिया। ये दोस्तों का आपको क्रम याद रखना है, नाइजीरिया। दूसरा हमारा आता है इथोपिया। तीसरा आता है हमारा इजिप्ट या मिस्र जिसे कहते हैं। और चौथा आता है हमारा दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा विश्व जनसंख्या का वितरण। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या का घनत्व, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।